Hello dear students, welcome to Pradis Example. So Pradis इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जो है यहाँ पे ट्राइंगल्स चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में किया था और उसका ये आज सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। तो जैसे कि मैं बता दूं, मेरा नाम है रोहित कटारिया और इस एग्जाम्पल सीरीज में जो है मैं आपको 10th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। प्राडिस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग हमसे जुड़े हैं, मैं बता दूं कि प्राडिस एजुकेशन जो है एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऐसी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और एप्पल स्टोर पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां पे क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के जो हैं पूरे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इस नॉमिनल सी प्राइस पे 9999 पे पूरे साल भर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें आपको जो 9999 की प्राइस है वो तब मिलेगी जब आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे pradis_10, ओके। इसमें आपको क्या मिलता है, साल भर के लिए जो है आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड रिकॉर्डेड जो भी कंटेंट है वो भी आपके लिए अवेलेबल रहता है, जिसमें आप क्लासरूम वीडियोस तो देख सकते हो, 3D वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर वीडियोस, एंड अगर आपकी लाइव क्लासेस भी छूट जाती हैं तो आप रिसेंट लाइव लेक्चर्स में जाके लाइव क्लासेस फिर से देख सकते हो, या फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो वापस से एक बार क्लास देख लोगे तो वापस से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। साथ में YouTube पे जो है आपको एग्जाम्पल सीरीज में 10th क्लास के लिए तो पूरा कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, फ्री वीडियोस आपको YouTube पे दे ही रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो YouTube पे पूरा समझने के बाद यहाँ से ये आपको ये तीनों कंटेंट जो है फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट दे दी जाएंगी, तो जिससे जो है आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जो अपना स्कोर है उसको बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। पढ़ आप यूट्यूब से लेंगे, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। चलो अगर आपने प्राडिस एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए, जो भी नए वीडियोस डलेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। और किसी को भी कोई डाउट हो तो वो इस दिए हुए नंबर पे जो है कॉल कर लें, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विथ ट्राइंगल्स का जो सेकंड पार्ट है वो हम आज करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स का जो सिलेबस देखा था उस लेक्चर में। सबसे पहले तो सिलेबस में क्या क्या था हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल्स की कुछ हमें इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमें जो थेल्स थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो दी हुई थी, उसका कन्वर्स दिया हुआ था, ठीक है। तो वो पार्ट हम सिलेबस का जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और सिलेबस में अब जो चीज़ बाकी थी वो सिर्फ सिमिलरिटी को प्रूव करना बाकी था, जो आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे हम हमेशा करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, जो है सिमिलरिटी को प्रूव करना, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं इसको आपको फिर से बता देता हूं कि अगर दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर बताना है तो हमें क्या चीज़ बतानी होगी जिसके साथ वो प्रूव होगा कि वो सिमिलर है, ठीक है। चलो, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ अब कौन कौन सी कंडीशन है वो, कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दो ट्राइंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होना चाहिए, और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्कशन ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमारा हो चुका है, हमने एक बार और रिवाइज कर लिया कि जो एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं दोनों वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने बेसिक समझा कि ट्राइंगल्स को सिमिलर कब हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन है, या तो तीनों एंगल इक्वल हो और उनके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। चलो, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मैं लिख देता हूं। अगर दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF तो वो सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से इक्वल होंगे और जो साइड्स हैं वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल होंगी,
ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हम उसको सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हमने एक बार और रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें 3 थ्योरम्स बची हुई हैं। ठीक है, 3 थ्योरम्स कौन कौन सी हैं? सिमिलरिटी की 3 थ्योरम्स हमें प्रूफ करनी है। जैसे हमने हमारी पुरानी क्लासेस में जो है कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए कुछ थ्योरम्स यूज की थी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने के लिए अब कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके की थ्योरम है। जैसे पहली थ्योरम है कि अगर तीनों एंगल सेम हो तो हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। क्या क्या बोला मैंने? अगर तीनों एंगल सिमिलर हो तो हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे ये 2 ट्राइंगल्स हैं, अगर हम इसमें तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, करस्पॉन्डिंग इक्वल्स को इक्वल प्रूफ कर दें, तो जैसे A को अगर D के बराबर कर दें, ये जो एंगल B है अगर ये एंगल E के बराबर हो जाए, ये एंगल F जो है एंगल C के बराबर हो जाए, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, हमें साइड देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो साइड तो प्रोपोर्शनल होंगी, जो ये थ्योरम बोलती है। क्या बोलती है? इफ इन 2 ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो स्टेटमेंट को एक बार और अच्छे से हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग और अच्छे से देखते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए, अगर दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होगी और जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। ये थ्योरम बोलती है। ठीक है, क्या बोलती है? फिर से कि अगर एंगल्स इक्वल हुए, कौन सा एंगल्स? तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो ये जो साइड्स हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगी और ट्राइंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये तो है थ्योरम। अब थ्योरम के अगर प्रूफ की हम बात करें, थ्योरम के अगर प्रूफ की हम बात करें तो उस नजरिए से अगर ये देखा जाए तो थ्योरम ये बोलती है कि इफ इन 2 ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब गिवन क्या है हमारे पास कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। अगर 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हैं तो थ्योरम अगर प्रूफ करनी है तो प्रूफ ये करना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो थ्योरम को अगर प्रूफ करना है तो इसमें यह दिया हुआ है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो प्रूफ करो कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, और उसके बाद ही ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो अब बात इतनी सी हमारे पास आ गई है कि हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, थ्योरम अगर प्रूव करनी है तो ये दिया हुआ है कि ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं इनके 3 एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ये दे दिया गया है। ठीक है, अब साइड्स को अगर आप प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स आपने सिमिलर प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो अगर 3 एंगल इक्वल हैं तो आपका जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। अगर इसको प्रूफ करना है तो आप एक काम करो, साइड्स को प्रोपोर्शनल आप प्रूफ कर दो तो ये जो सिमिलर वाली कंडीशन है प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जैसे आप बुक में देखेंगे या किसी ने आपको थ्योरम्स पहले पढ़ा रखी होंगी या जनरली आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, आपको थ्योरम अगर प्रूफ करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है, सारा कुछ जो है इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद कौन कौन से ट्राइंगल्स को देखना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप्स आएंगी, तो बच्चे क्या करते हैं इन सारी चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, और अगर आप इनके प्रूफ्स देखोगे तो ये छोटे प्रूफ नहीं होते, काफ़ी लंबे प्रूफ्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसके बाद क्या करें, किसके बाद क्या इक्वेशन लिखें, किसके बाद क्या इक्वेशन लिखें, तो वो उनके बस का नहीं है कि वो याद कर सकें। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये थ्योरम्स ऐसे हमें स्टेप्स याद हो पाती हैं कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ये वाली साइड को लेना है, ये वाली साइड को लेना है, इन दोनों साइड को लेना है, इन दोनों साइड को लेना है। बहुत बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक दूसरा तरीका लेकर आया हूं। ठीक है, प्रूफ तो हमें वही करना है लेकिन समझने के लिए एक दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे।
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम कैसे करेंगे, लेकिन आपको पूरा बिना लिखे मैं पूरा समझा दूंगा कि हमें करना क्या है। एक बार अगर वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई ना, बिना लिखे अगर थ्योरम को जो प्रूव करना है वो आपके दिमाग में बैठ गई, तो फिर अपने आप जो है आपको स्टेप्स याद नहीं करनी है, अपने आप आपको जो है दिमाग आपका बोलेगा कि अब ये करना है, अब ये करना है। ठीक है, भरोसा नहीं होता है, 10 मिनट आप वीडियो देखो, अपने आप भरोसा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपने एक बार भी ये पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये आपको कितना टफ लगता है। ठीक है, क्यों टफ लगता है? क्योंकि हम पढ़ते ही इस तरीके से हैं कि हमको पहले ये स्टेप करनी है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और कोई लॉजिक नहीं पता होता है हमको, और हम बस हमें जैसे थ्योरम प्रूव करनी सिखाई जाती है हम वैसे करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उस हर एक स्टेप का हम पहले लॉजिक ढूंढेंगे कि हम वैसा कर क्यों रहे हैं। लॉजिक एक बार हम समझ गए तो उसके बाद क्या होगा, हमारे लिए थ्योरम बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा इसका ये स्टेप करनी है तो इसके लिए ये करना होगा, इसके लिए ये करना होगा। ठीक है, बस। तो सबसे पहला एम हमारा क्या है, कि इस थ्योरम को बिना पेपर पे लिखे हम पहले अपने माइंड में सॉल्व कर लें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब माइंड में पूरी क्लैरिटी आ गई तो फिर तो सारे स्टेप्स लिखना बहुत आसान है। ठीक है, चलो तो बस 10 मिनट मेरे साथ बने रहना, मैं बिना स्टेप्स लिखे हुए जो है आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि इस थ्योरम में करना क्या है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटी प्रूव करने की बात करें, तो हमें क्या करना होगा, तीनों ही जो केस हैं, ठीक है, ट्रिपल ए वाला केस है, ट्रिपल एस वाला केस है, और साइड एंगल साइड वाला केस है, ये तीनों ही केस में आपको क्या करना है, क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है, और मैं आपको बता दूं थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी ही इसलिए है इस चैप्टर में ताकि हम उसका बहुत अच्छे से यहाँ पे यूज कर पाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हर एक सिमिलरिटी के प्रूफ में आपको एक चीज का तो ध्यान रखना ही है कि आपको कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि यहाँ पे ए बी जितनी लेंथ है उस लेंथ को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ए बी की लेंथ नोट करी आपने, यहाँ पे डी पे अपना डिवाइडर रखा और एक ऐसी लेंथ कट करी जो ए बी के बराबर है। ठीक है, ऐसी लेंथ कट करी जो ए बी के बराबर है, और एक लेंथ ऐसी कट करी जो ए सी के बराबर है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, बस इन दो को आपने कट किया, किन दो लेंथ को, इसके बराबर ये वाली लेंथ, इसके बराबर ये वाली लेंथ आपने कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये काम समझ में आया, ये काम आपको करना है, उसके बाद थ्योरम बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको बता दिया इस तरीके से कट करना है। तो देखो ये आपको इस तरीके से कट करना है, ये आपको नाम दे देना है। अब एक चीज इस पे हमेशा ध्यान देना है कि हमने ये इस तरीके से बनाई है, कि ये जो ए बी लेंथ है ये डी पी के बराबर है, और ये ए सी वाली जो लेंथ है ये डी क्यू के बराबर है। ये वाली जो लेंथ है ये इसके बराबर है, और ये वाली जो लेंथ है ये इसके बराबर है। हमने काटी ही इस तरीके से है, समझ में आया कि ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर है। ठीक है, इतनी सी चीज हमने कंस्ट्रक्शन से कर ली। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ क्या किया है, सिर्फ हमने जो है इसको कट किया है। हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया है कि PQ को EF के पैरेलल बनाया है, हमने ये बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, उनको देखने से लगता है कि PQ और EF पैरेलल हैं, तो वो सोच भी लेते हैं कि PQ और EF पैरेलल हैं। ठीक है, हमने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने सिर्फ ऐसी लेंथ कट करी है जो DP और DAB के बराबर है, और AC के एक बराबर लेंथ है DQ। ठीक है, बाद में वो प्रूफ करने पे पैरेलल हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी जो है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हुई हमारी बात क्या, कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भैया इसने गिवन क्या बोला है और हमसे प्रूफ क्या करना चाहता है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। इतना तो हर इंसान कर पाएगा कि भैया गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है।
ठीक है, उसके बाद हम अपनी मेंटलिटी, अपना जो दिमाग लगाएंगे कि हम क्या करें। ठीक है, तो गिवन हम लिखते हैं, गिवन हमने लिखा क्या कि इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, होता है ये मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। बस ये चीज दी हुई थी, ये चीज हमने नोट कर ली। ठीक है, बस गिवन और टू प्रूव ही हम लिखेंगे, उसके बाद हम अपने माइंड में ही इसका जो है पूरा मैप बना लेंगे कि ये जो थ्योरम है कैसे प्रूव करनी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें ये तो पता हो कि प्रूव करना क्या है। ठीक है, प्रूव हमें करना है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल है, मतलब किन साइड्स की बात कर रहा है कि ए बी जो है वो डी ई के प्रोपोर्शनल है, ए बी जो है वो डी ई के प्रोपोर्शनल है, ए सी जो है, ए सी जो है वो डी एफ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और बी सी जो है वो ई एफ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो हमसे उसने प्रूफ मांगा है कि ये अगर आप प्रूफ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर प्रूफ हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया है, हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सिर्फ हमने ए बी के बराबर एक लेंथ कट करी है किस पे, डी ई पे, ए सी के बराबर एक लेंथ कट करी है किस पे, डी क्यू पे। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है। गिवन हमें ये दिया हुआ है और टू प्रूव हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पूरा माइंड हमारा कहाँ ले आना है, पूरा माइंड हमें यहाँ लेकर आ जाना है जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको बस ध्यान से देखना है जो हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, ये हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब अगर किसी ने बिल्कुल भी ये थ्योरम पहले नहीं पढ़ी है तो वो इस इक्वेशन को बस थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट के लिए देखे, बिना कुछ सोचे, और दिमाग लगाए कि क्या हम कर सकते हैं। उन डायग्राम्स को देखना है, इनको देखना है, दिमाग लगाना है कि क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इन इक्वेशंस को देख के सबसे पहले तो मुझे क्या लग रहा है, ए बी अपॉन डी ई मुझे प्रूफ करना है, मतलब ए बी अपॉन डी ई मुझे प्रूफ करना है, और ए सी अपॉन डी एफ मुझे प्रूफ करना है, ए सी अपॉन डी एफ मुझे प्रूफ करना है, बी सी अपॉन ई एफ मुझे प्रूफ करना है, बी सी अपॉन ई एफ मुझे प्रूफ करना है। 3 इक्वेशन दी हुई है। मैंने एक काम किया, मैं अब इसको तो छोड़ूं, इसको तो हम छोड़ते हैं, हम कुछ ऐसे जुगाड़ करते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ बराबर हो जाए, ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ बराबर हो जाए। ठीक है, तो भैया एक बात मुझे ये पता है कि ए बी और डी पी या पी डी बराबर है और ए सी और डी क्यू बराबर है ना। तो पूरा का पूरा जो मुझे काम करना है वो एक ही डायग्राम में आ जाए, एक ही डायग्राम में वो आ जाए वो सारे काम। ऐसे ही मैं कुछ जुगाड़ कर लेता हूं, है ना। तो क्या है कि मुझे प्रूफ करना है ए बी अपॉन डी, उल्टा चल रहा है अपन। ठीक है, हमें क्या है, हम उल्टा देखेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम शुरू कहां से होंगे, हम यहां से शुरू होंगे। ठीक है, यहां से शुरू होंगे और फिर उल्टी थ्योरम प्रूव करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि जब हम सीधे तरीके से करते हैं तो वो चीजें क्यों करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है इसका आपको फायदा मिलेगा। इसी उल्टा आप करना शुरू करेंगे ना तो आपको जो है थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखना अभी हर एक चीज का फिर लॉजिक भी समझ में आएगा। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ मुझे प्रूफ करना है। मुझे क्या करना है, ए बी यहाँ है, डी ई यहाँ है, ए सी यहाँ है, डी एफ यहाँ है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसी जुगाड़ करता हूँ कि सिर्फ इसी डायग्राम से मुझे मतलब रह जाए। ए बी और डी पी ये एक ही जैसी लाइन है, एक ही लेंथ है, तो मैं यहाँ पे ए बी की जगह डी पी या पी डी लिख देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ ए बी है, ए बी की जगह मैंने डी पी लिख दिया, डी पी, और यहाँ पे डी ई ऑलरेडी है। ठीक है, डी ई ऑलरेडी है। इसी तरीके से ए सी को ही मैंने डी क्यू,
ये जो DQ काटा है ये AC के बराबर ही काटा है, तो यहाँ पे मैं DQ लिख देता हूँ उसकी जगह, AC की जगह DQ लिख देता हूँ, किसकी जगह, AC की जगह, तो ये DF। ठीक है, अभी तक मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया है, अभी तक मैंने बस क्या किया है कि इस तरीके से ये जो प्रूफ था, अगर मैं इस तरीके से उसको लिख दूं और अगर ये चीज कहीं से मैं प्रूफ कर दूं तो DP तो AB के इक्वल है, DP तो AB के इक्वल है, मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये मुझे करना था। ठीक है, तो अभी तक मैं अपने फोकस को कहां ले आया, यहां पे ले आया। कहां पे ले आया, यहां पे, कि अगर ये चीज कहीं ना कहीं से प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये ऐसा है कि यहां ध्यान से देखो, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। जैसे ही मैंने ये दो लाइंस बनाई, आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, DP अपॉन DF, DQ अपॉन DF, यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, ये पैटर्न हमारा जाना पहचाना है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत इस तरीके का पैटर्न देखा है। क्या पैटर्न देखा है, छोटी लाइन अपॉन बड़ी लाइन, छोटी ऊपर वाली लाइन अपॉन बड़ी लाइन। क्या पैटर्न है, छोटी ऊपर वाली लाइन अपॉन बड़ी लाइन, छोटी ऊपर वाली लाइन अपॉन बड़ी लाइन। ठीक है, हमें याद आया कि ऐसा तो भैया थेल्स थ्योरम में होता था। ठीक है, कहीं से अगर ये समझ में आ जाए कि अगर ये थेल्स थ्योरम वाला ही डायग्राम हो जाए तो ये जो हमें प्रूव करना है ये हम कर लेंगे। समझ में आया कैसे हम उल्टा चल रहे हैं, समझ में आया। हमने देखा ये, इसको हमने देखा डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम में हमको ये समझ में आया कि ये भैया थेल्स थ्योरम से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो अगर ये डायग्राम थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम ही प्रूव हो जाए, अगर ये डायग्राम थेल्स थ्योरम वाला ही डायग्राम प्रूव हो जाए तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब हमारा मेन कंसंट्रेशन कहां पे आ गया कि इस डायग्राम को थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, कहां पे पहुंच गए अब हम कहां पे पहुंच गए, इस डायग्राम को हमें थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब अगर इस डायग्राम को हमें थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम बनाना है तो हमें ये चीज प्रूव करना पड़ेगी, हमें ये चीज प्रूव करना पड़ेगी कि भैया ये जो लाइन आपने बनाई है, ये जो लाइन आपने बनाई है ये क्या है, पैरेलल है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो लाइन है आपस में पैरेलल है तो मतलब ये वो थेल्स वाला डायग्राम हो जाएगा। और अगर ये थेल्स वाला डायग्राम हो जाएगा तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, और अगर ये इक्वेशन लिख सकते हैं तो हम ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। DP को AB से रिप्लेस कर देंगे, DQ को AC से रिप्लेस कर देंगे, तो जो प्रूफ करना था वो हो जाएगा। तो मतलब प्रूफ हमारा अब किस पे डिपेंड हो गया कि ये जो डायग्राम है हमें थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम बनाना है, और ये डायग्राम हमें थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम बनाना है। इसका मतलब अब प्रूव ये करना है कि PQ जो है वो EF से पैरेलल है। तो अब प्रूफ क्या करना है कि PQ जो है वो EF से पैरेलल है। अब हमारा पूरा ध्यान कहां पे आ गया, यहां पे, कि कहीं से अगर हमने PQ जो है वो EF से पैरेलल है ये प्रूफ कर दिया तो हम इसको थेल्स डायग्राम वाला बना सकते हैं, और DP अपॉन DE लिख देंगे इक्वल टू DQ अपॉन DF लिख देंगे इक्वल टू में, मतलब ये लिख देंगे। और जैसे ही ये लिखेंगे तो DP की जगह AB लिख देंगे, क्योंकि DP और AB हमने सेम ही बनाई है, और DQ और AC हमने सेम ही बनाई है, तो वो लिख देंगे। ठीक है, तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि DQ और EF को अगर हमने पैरेलल बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फोकस कहां पर है, यहां पर, कि भैया DQ और EF को, PQ और EF को पैरेलल कैसे बनाया जाए। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में भी जो हमारी 8-9 थी उसमें बहुत सारी थ्योरम्स प्रूफ किए हैं, और जहां भी हमें पैरेलल प्रूफ करना होता था, जहां भी हमें लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता था, हम मैक्सिमम जगह क्या करते थे कि अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है तो अगर कोई ऐसी लाइन है जो ऐसे कट कर रही है तो इसमें जो है जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जो रिलेशंस होते हैं उनमें से अगर कोई भी रिलेशन यहाँ फिट बैठ जाता है तो अगर वो रिलेशन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिए तो लाइंस पैरेलल हो जाती थी। ठीक है, समझ में नहीं आया तो मैं भी सब कुछ रफ करता हूँ, सब कुछ इरेज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो किन्हीं भी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ हम कैसे करते हैं ये हमने बचपन की क्लासेस में ऑलरेडी कर रखा है।
ठीक है। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं कि पैरेलल लाइंस को प्रूव कैसे करते हैं। पहले तो उसका उल्टा देखते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जाती है तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या होती हैं कि ये जो एंगल होते हैं जेड एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं। और ये जो दो सेम साइड के एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। ये दो एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका सम जो होता है 180 डिग्री होते हैं, जो सेम साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इसी साइड सेम साइड इंटीरियर एंगल ये भी है तो इनका सम भी 180 डिग्री होता था। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते थे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते थे। ये हमने बचपन की क्लास में पढ़ा है। चलो, तो अब इसका कुछ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस हैं, अगर पैरेलल लाइंस है इस तरीके से ट्रांसवर्सल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, ठीक है। ये हमने बचपन में पढ़ा है। इसका उल्टा भी पढ़ा है, इसका कन्वर्स भी पढ़ा है कि दो लाइन है और इस तरीके की ट्रांसवर्सल है और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये प्रूव हो जाता था कि ये लाइंस पैरेलल है। समझ में आया? तो मतलब मैं कहने का बस इसीलिए मैंने ये चीज बताई है कि किसी दो लाइन को पैरेलल हम कैसे प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल प्रूव कर दो तो ये लाइंस पैरेलल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। सो हमारा फोकस कहां था? हमारा फोकस था इन दो लाइंस को पैरेलल करने पे, ठीक है। और पैरेलल करने के लिए अब इन दो एंगल्स को इक्वल करना होगा, ठीक है। तो हमारा पूरा फोकस कहां पे आ गया? इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए। कौन कौन से? अब हमारा फोकस कहां आ गया कि अगर एंगल P और एंगल E हम इक्वल प्रूव कर दें, एंगल P और एंगल E को हम इक्वल प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा कि PQ और EF जो है पैरेलल हैं। और अगर ये प्रूव हो गया कि PQ और EF पैरेलल हैं, इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम बन जाएगा। और थेल्स थ्योरम की तरह अगर ये डायग्राम बन गया तो ये छोटी लाइन अपॉन ये बड़ी लाइन इक्वल टू ये छोटी लाइन अपॉन ये बड़ी लाइन, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। ऐसा लिख सकता हूं, मतलब ऐसा लिख सकता हूं। और ऐसा ही मैंने जैसे लिखा तो DP जो है AB के बराबर है, DQ जो है AC के बराबर है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा जो है थ्योरम उल्टी तरीके से ऐसे चलेगी। तो मतलब अब हमारा इंटेंशन क्या है कि हम एंगल P और एंगल E को इक्वल कर दें। क्या इंटेंशन है हमारा? एंगल P और एंगल E को हम इक्वल कर दें किसी ना किसी तरीके से। तो अब हमारा फोकस कहां शिफ्ट हुआ कि एंगल P और एंगल E को हम इक्वल कर दें, ठीक है। तो हमारा फोकस कहां शिफ्ट हो गया? किसी तरीके से एंगल P और एंगल E को हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम कुछ देखते हैं, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है? अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल A इक्वल टू एंगल D, गिवन है, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, ठीक है। ये वाला एंगल, एंगल B और एंगल E इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें P और E को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे एंगल B और एंगल E इक्वल है, ये गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल P और एंगल E बराबर है ना। तो अगर ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि एंगल P और एंगल E बराबर हैं और हमें दिया हुआ है कि एंगल B और एंगल E बराबर है, तो किसी तरीके से हम अगर ऐसा रिलेशन कुछ ढूंढ ले जहां पे हमें एंगल B और एंगल P बराबर मिल जाए, किसी तरीके से हमें एंगल B और एंगल P बराबर मिल जाए, तो एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? एंगल P और एंगल E इक्वल चाहिए। तो किसी तरीके से अगर हम एंगल B और एंगल P को इक्वल कर दें तो एंगल B जो है एंगल E के ऑलरेडी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारा फोकस कहां शिफ्ट हुआ? अब हमारा फोकस शिफ्ट होगा कहां पे कि हमें एंगल B और एंगल P को इक्वल प्रूफ करना है। अब हमारा फोकस यहां पे शिफ्ट होगा,
ठीक है, अब हमारा फोकस कहां शिफ्ट हुआ कि एंगल बी को एंगल पी के इक्वल प्रूव करना है। तो अब जो पूरी थ्योरम है वो कहां शिफ्ट हो गई, कहां शिफ्ट हो गई कि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। कौन कौन से एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, अब हम कहां तक आ गए, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल प्रूव कर दे। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो एंगल ए है ये डी के बराबर है, पता है हमें ये चीज, एंगल ए एंगल डी के बराबर है। और दो एंगल अगर इक्वल हैं, ये इन ट्राइंगल्स में दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ये बात भी पक्की है कि ये भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये भी इसके इक्वल होगा। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं और ये साइड भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई, क्या बात समझ में आई कि अगर B को मैं P के बराबर कर दूं और एंगल A को मैं एंगल D के बराबर कर दूं, ऑलरेडी दो साइड बराबर हैं ही, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अगर मैं किसी तरीके से ABC को, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, क्या सोचा मैंने कि मुझे एंगल बी और एंगल पी बराबर चाहिए, मेरा फोकस ये है। एंगल ए और एंगल डी ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, तो दो एंगल अगर बराबर हैं और दो साइड ऑलरेडी बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो कहीं ना कहीं जो एंगल पी और एंगल बी बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा मोटिव था कि मुझे एंगल पी और एंगल बी को बराबर करना है, तो वो मेरा अब कहां पे शिफ्ट हुआ कि अगर मैं इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं दोनों ट्राइंगल को, एकदम फोटोकॉपी एग्जैक्ट साइज की प्रूफ कर दूं, तो अब ये चीज जो होगी मेरी प्रूव हो जाएगी, क्या कि एंगल बी और एंगल पी जो मुझे बराबर करना था। ठीक है, तो अब मैं दिमाग कहां लगाऊंगा, अब मेरा फोकस शिफ्ट हो गया कि अगर ABC और DPQ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, एकदम वापस से उल्टा सोचना है उसी तरीके से। तो अब मेरा फोकस शिफ्ट हुआ कि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रूफ थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। क्या क्या कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये हमें पता है। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये हमें पता है। ठीक है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, ये हमें पता है। AB जो है, AB जो है, AB किसके बराबर है, DP के, ये हमें पता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से किया है, ये साइड और ये साइड बराबर है। और तीसरा AC जो है वो DQ के बराबर है, AC जो है वो DQ के बराबर है, AC जो है वो DQ के बराबर है। तो ये AC रहा, ये DQ रहा, तो ये बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब जो है, अब अगर आप बैठोगे ना तो अब आपके माइंड में पूरा ओवरव्यू तैयार है इस थ्योरम को प्रूफ करने का। कैसे तैयार है, कैसे तैयार है कि हमें सबसे पहले मेन एम हमारा क्या था, हमारा मेन एम था ये प्रूफ करना। तो अगर हम इस चीज को प्रूफ कर देंगे किसी भी तरीके से, तो आगे की स्टेप्स तो मेरे पास मेरे दिमाग में तैयार बैठी हैं, आगे की स्टेप्स मेरे दिमाग में तैयार बैठी हैं। कैसे तैयार बैठी हैं, चलो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अभी हमने सिर्फ पूरा अपना माइंड मैप ही किया है, अभी हमने सिर्फ रफ वर्क किया है इस थ्योरम को करने के लिए। कैसे किया है, उल्टे से शुरू हुए, उल्टे से शुरू हुए, हमारा दिमाग कहां तक पहुंचा कि ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरीके से इस लॉजिक पे आए कि ABC और DPQ को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाकी की स्टेप्स तो फॉर्मेलिटी हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर शुरू से देखते तो क्या होता, अगर आप कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन देखो तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप सारी स्टेप्स लिखो। क्या, पहले आपने गिवन लिखा, आप प्रूफ लिखो। कोई आइडिया नहीं है आपको कहां से शुरू करना है, कोई आइडिया नहीं मिलेगा, कोई आइडिया नहीं मिलेगा मैं शुरू कहां से करूं। लेकिन आपने कहीं पढ़ रखा है, कहीं आपने सॉल्यूशन देख रखा है, तो आप एक बार याद कर लेंगे कि हाँ भैया क्या करना है, मेरे को एक ऐसी लाइन बनानी है, ऐसे ऐसे इक्वल करना है, उसके बाद मुझे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
कोई अगर पूछेगा ना कि क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, पता नहीं, स्टेप्स बस लिखी हुई थी, मुझे ये पता है कि हाँ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, फिर आगे की स्टेप्स आएंगी कि हाँ अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हाँ अब एंगल P और एंगल E को मुझे इक्वल प्रूव करना है। क्यों करना है, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा चलते जाएंगे, फिर एक कहीं से एक ये जो प्रूफ करना था हमें वो लाइन आप कहीं से लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, इस थॉट प्रोसेस से हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि किस चीज के बाद क्या स्टेप लिखनी है। लेकिन एक बार आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद पूरा जो मेथड है आपके दिमाग में बैठ जाता है, पूरा मेथड आपके दिमाग में बैठ जाता है। अब अपने आप ही आपके मन से स्टेप्स निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, हमें हमारा माइंड मैप करने से ये समझ में आया, कि इन दोनों ट्राइंगल्स को अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम करते हैं, क्या करते हैं, AB इक्वल टू DP, ये हमें दिया हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्शन हमने किया है। ठीक है, और AC इक्वल टू DQ, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, और एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अपने आप आपके दिमाग में अब जो है स्टेप्स आने लग गई होंगी अपने आप। मैंने ये भी लिखा हुआ है, इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DPQ, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा, जैसे ही मैंने कॉन्ग्रुएंट लिख दिया, आपकी नजर कहां पहुंच गई होगी, आपकी नजर पहुंच गई होगी इन दोनों एंगल्स पे। अब स्टेप्स याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सब कुछ अपने आप ही दिखने लगा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर है। ठीक है, जैसे ही एंगल B एंगल P के बराबर है, एंगल B और एंगल E तो ऑलरेडी गिवन है, एंगल P और एंगल E तो ऑलरेडी गिवन है। अगर ये दोनों इक्वेशन आपने लिख दी, इसका मतलब ये है कि एंगल P जो है वो एंगल E के बराबर है। अब हर एक चीज का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल P और एंगल E, अभी हम यहां तक भी पहुंच गए। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, और अगर ये दोनों एंगल हैं तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि PQ जो है वो EF से पैरेलल है, इसका मतलब ये हो गया। और अगर PQ और EF पैरेलल है, इसका मतलब यह होगा कि यहां पे थेल्स थ्योरम लग सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि DE अपॉन DP इक्वल टू DF अपॉन DQ। इसका मतलब क्या होगा कि DP अपॉन DE इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DF। इसका मतलब यह होगा। और मुझे यह भी पता है कि DP जो है वो AB के बराबर है, DP जो है वो AB के बराबर है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू, और DQ जो है वो AC के बराबर है, तो AC अपॉन DF। ये वही चीज है जो हमें टू प्रूफ में लिखी हुई थी। इतना इजी अभी तक ये थ्योरम क्या आपको समझ में आया था? नहीं आया था, क्योंकि पढ़ने का तरीका ही गलत था। ठीक है, पढ़ने का तरीका ही गलत था। हमें हर चीज याद करनी पड़ रही थी कि भैया पहले ऐसे करना है, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर एंगल P और एंगल E को इक्वल प्रूफ करना है, उसके बाद ये वाला कंसेप्ट लगाना है, फिर इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ करनी है, फिर ये ट्राइंगल्स में थेल्स थ्योरम लगानी है, उसके बाद ये रिलेशन रखना है, फिर DP और AB को और DQ और AC को इक्वल प्रूफ करना है, फिर ये थ्योरम सॉल्व होगी। तो इतनी बातें याद करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग से क्या हुआ, ये पूरा जो भी कंसेप्ट था ना डायग्राम का, ये आपके दिमाग में बैठ गया। अब आप भूल के भी नहीं भूल सकते। ठीक है, क्या नहीं भूल सकते कि एक बार अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो अपने आप सारी स्टेप्स जो हैं अपने दिमाग में चलने लगेंगी। ठीक है, अब आपकी हर एक स्टेप जो है ना आपको याद रहेगी कि आगे आप क्या करने वाले हैं और किस लिए आप इस स्टेप को लिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब अगर आप ये स्टेप लिख रहे हो ना, अगर आप ये स्टेप लिख रहे हो कि एंगल B और एंगल P बराबर हैं, तो इसका मतलब अभी आपको पता है कि आप इस स्टेप का यूज कहां करने वाले हो।
ठीक है। लेकिन पहले जिस तरह आप पढ़ते थे वहां आपको कुछ नहीं पता था कि एंगल बी और एंगल पी का आप यूज कहां करने वाले हो। आपको बस स्टेप पता थी कि हाँ इस तरीके से हमें इक्वल करना है पहले, फिर आगे का देखेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा समझने में। अब जो है ट्रिपल एस सिमिलरिटी आपको बहुत इजी लग रही होगी, मतलब अगर आप कभी भी उठ के बैठ जाएं, कभी भी करने बैठ जाएं, तो किसी भी स्टेप को आप भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? चलो अभी मैं फिर से जो है डायग्राम में आपको अब मैं याद करवा देता हूं हर चीज। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो मेन काम था, जो हमने माइंड मैप बनाया था, क्या था कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, दिया हुआ है। ए बी और डी पी बराबर है, ए सी और डी क्यू बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। अब दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब जो एंगल बी है वो एंगल पी के बराबर है। ठीक है, एंगल बी और एंगल पी के बराबर है, और एंगल बी और एंगल ई तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, गिवन और टू प्रूव हमेशा लिख के रखना है। ठीक है, वहीं से चीजें दिखेंगी। तो एंगल बी और एंगल पी हमने बराबर प्रूव कर दिया, एंगल बी और एंगल ई ऑलरेडी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, इसका मतलब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि डीपी जो है, ये जो पीक्यू है, ये ईएफ के पैरेलल है। ठीक है, PQ जो है वो EF के पैरेलल है, ये आपको दिख गया होगा। जैसे ही ये दो पैरेलल लाइंस दिखती हैं आपको ट्राइंगल में, आपका दिमाग चला जाता है थेल्स थ्योरम की तरफ, और थेल्स थ्योरम से फिर आपको दिख जाएगा क्या? आपको हर तरीके का रिलेशन दिख जाएगा। जो रिलेशन निकालना हो वो रिलेशन निकाल सकते हो। लेकिन टू प्रूफ फिर अपन देखेंगे। फिर अपन क्या देखेंगे? टू प्रूफ के किस तरीके का रिलेशन चाहिए। उसमें एक रिलेशन चाहिए जिसमें नीचे DE आता है और नीचे DF आता है, और ऊपर AB आ रहा है और AC आ रहा है। तो इस डायग्राम में AB की जगह में PD लिख दूंगा और AC की जगह में DQ लिख दूंगा। तो ये थेल्स थ्योरम से लिख दूंगा इसमें। फिर जैसे ही मैंने ये लिखा तो अब PD की जगह में वापस AB रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि PD और AB बराबर है। तो ये DE हो जाएगा और ये DQ की जगह क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और यहां DF। अब आप बोलोगे सर तीसरी चीज भी तो लिखी हुई थी। यहां टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ था? AB AC तो आ गया, अब ये BC अपॉन EF भी तो था, इसका क्या करें? तो बेटा एक बात बताओ, जब मैंने यहां एक ऐसी लाइन बनाई है, यहां एक ऐसी लाइन बनाई है, तो किस किस का रिलेशन आया? AB और AC का, DE और DF का। अगर आप इस तरीके से एक लाइन बनाएं, इस तरीके से एक लाइन बनाएं, इस तरीके से एक लाइन बनाएं, जहां पे ये जो QF है वो AC के बराबर हो जाए, और ये जो EF है, ये जो है ये पॉइंट, यहां पे भी कोई पॉइंट R मान लेना, तो जो RF है वो BC के बराबर हो जाए। कैसे आप लाइन बनाएंगे कि जो AC है वो QF के बराबर तो है ही, ठीक है, और आप RF को BC के बराबर बनाएंगे, तो आपको एक क्या रिलेशन बनेगा? सेम प्रोसेस करने से आपको ये BC अपॉन EF वाला भी रिलेशन मिल जाएगा, जो इनमें से किसी एक के साथ इक्वल आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये दोनों प्रूव हो जाता है आपको तो बस सिमिलरली कर देना है, सिमिलरली कर देना है, और पूरी प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली के आगे आप इन तीनों दोनों के इक्वल में BC अपॉन EF लिख देंगे, तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो BC अपॉन EF के लिए आप सिर्फ सिमिलरली करके लिख देंगे। समझ में आपको आ गया होगा कि अगर आपने अभी लाइन इस तरीके से बनाई है, अगर इस तरीके से बनाओ तो एक RF आ जाएगा, और RF किसके बराबर होगा? BC के। तो सेम तरीके से आप वापस से प्रूफ कर दो। क्या करोगे? इसमें इसको जो है इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। सेम बिल्कुल तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि इस तरीके से जो है ट्रिपल ए सिमिलरिटी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, है ना, और इस तरीके से अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी में करना क्या क्या है, ठीक है। एक बार और अपनी मन से जो है चीजें सोच के देखना, अपने माइंड में इस तरीके से थॉट प्रोसेस अपनी इस तरीके से लेके आना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल ए सिमिलरिटी है ये हमने कर ली है, ठीक है। इसका आपको अगर सॉल्यूशन देखना हो तो वही सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको थॉट प्रोसेस बताया है कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें करना है। ये सारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, एक बार आप देख लो। ये इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है, चलो तो थ्योरम 2 भी अब हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है।
तो जिस तरीके से अभी हमने जो है थ्योरम 1 करी है, ठीक है, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग हम वापस से करेंगे, ठीक है। क्या गिवन है, क्या प्रूफ है, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन शुरू कहाँ से होंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो कैसे 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 उल्टे तरीके से हम चलेंगे ताकि पूरी थ्योरम जो है वो हमारे माइंड में बैठ जाए। किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें करनी है वो हमारे माइंड में एकदम बैठ जाएंगी, तो फिर सॉल्यूशन तो हमें कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन थ्योरम को समझने का तरीका ये बिल्कुल अलग है, एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, एकदम उल्टे से शुरू होंगे, गिवन तक पहुंचेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 2, SSS सिमिलरिटी, ठीक है। इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस बार दिया क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इस बार दिया क्या है, इस बार गिवन क्या है वो यहां साइड में मैं लिख देता हूं। गिवन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस बार साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में दे रखी हैं, इसका मतलब दे रखा है क्या, AB अपॉन DE दिया हुआ है, DF अपॉन AC मतलब AC अपॉन DF ये बराबर है, और BC अपॉन EF ये आपस में बराबर है, BC अपॉन EF आपस में बराबर, ठीक है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, प्रूफ मैं यहां लिख देता हूं। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल A एंगल D के बराबर है और एंगल B एंगल E के बराबर प्रूफ करना है, और एंगल C एंगल F के बराबर प्रूफ करना है, एंगल F के बराबर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारी जो टेक्निक है, हम क्या करेंगे, हम प्रूफ को पकड़ेंगे और कैसे 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 जो है स्टेप्स जुड़ती जाएंगी, ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ दिखता जाएगा। हमें बहुत कम स्टेप्स लिखनी है, पूरा प्रूफ हमारे दिमाग में हमें सेट करना है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है हमारा ये, एंगल A को एंगल D के बराबर करना है, एंगल B को एंगल E के बराबर करना है, एंगल C को एंगल F के बराबर करना है। इस टारगेट को जो है हम छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे, गिवन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। गिवन की हेल्प से जो हमने टारगेट छोटा किया है बस उसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारी पूरी थ्योरम यहां से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से अभी थ्योरम 1 करी है सेम तरीके से हम ये करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ को हम लेंगे, प्रूफ को हम कैसे छोटा करते जाएंगे, ठीक है। इसके पहले की स्टेप, फिर इसके पहले की स्टेप, फिर इसके पहले की स्टेप, ये हमारी जो है स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। चलो, तो अब अगर मैं सिर्फ इतनी चीजें देखूं, अगर मैं सिर्फ इतनी चीजें देखूं तो क्या क्या चीजें मुझे समझ में आ रही है, आप वो देखो, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF बराबर दिया हुआ है, BC अपॉन EF बराबर दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। और हमने किया क्या है, हमने AB के बराबर एक लाइन ये कट की है, AC के बराबर एक लाइन ये कट की है, जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में भी किया था, ठीक है। तो AB जो है वो DP के बराबर है और AC जो है वो DQ के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं जस्ट थोड़ा सा इस पे नजर मारूं, यहां AB अपॉन DE है, इसको मैं लिख सकता हूं DP अपॉन DE। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, क्या मैं इसको देख सकता हूं कि ये है DP अपॉन DE, क्योंकि DP और AB बराबर हैं और AB अपॉन DE दिया हुआ है। तो DP अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF मतलब DQ अपॉन DF दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है कि छोटी लाइन अपॉन पूरी बड़ी लाइन, छोटी लाइन अपॉन पूरी बड़ी लाइन, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, छोटी लाइन अपॉन पूरी बड़ी लाइन, छोटी लाइन अपन पूरी बड़ी लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थेल्स थ्योरम वाला डायग्राम है और थेल्स थ्योरम का अगर कन्वर्स को हम अप्लाई करें तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हम आसानी से कर देंगे। इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना हमारे लिए बच्चों वाला काम है अब, ठीक है। तो आप समझ ही लो कि हमने जो है PQ को EF पैरेलल प्रूव कर दिया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चों वाली चीज मैंने अभी तक बताई है। सिर्फ क्या, गिवन में जो AB दिया था उसकी जगह DP रखा, AC जो दिया था उसकी जगह DQ रखा, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैंने देखा तो ये थेल्स वाला एक्सप्रेशन था, और अगर ये थेल्स वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है तो कन्वर्स
ऑफ थेल्स थ्योरम से मैं क्या कर सकता हूं, डी क्यू ई एफ के पैरेलल है। तो अब आप इतना तो मान ही लो कि हमने ये तो प्रूफ कर दिया है कि पी क्यू और ई एफ जो है पैरेलल है। ठीक है, अब जैसे ही मुझे पैरेलल लाइंस दिख जाती हैं, जैसे ही मुझे पैरेलल लाइंस दिख जाती हैं और मुझे प्रूफ में कहीं ना कहीं एंगल्स इक्वेट करने हैं, तो मुझे एक चीज और दिखती है, सामने ही दिखने लगती है। वो चीज क्या चीज दिखने लगती है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये मुझे ट्रांसवर्स दिखने लगती है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ये मुझे तुरंत ट्रांसवर्स दिखती है, ये भी मुझे ट्रांसवर्स दिखती है। तो अगर मुझे ऐसा दिखने लग जाता है तो मुझे ये भी दिखने लग जाता है कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो मेरी एक लाइन को ध्यान रखो कि हमने ये मान लिया था कि हम इतना तो प्रूफ कर देंगे कि ये लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये बराबर हैं। तो हमारा जो कहाँ तक हम पहुंचे, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये जो एंगल्स हैं ये बराबर है। एंगल P को हम एंगल E के बराबर कर चुके हैं और एंगल Q को जो है हम एंगल F के बराबर कर चुके हैं। ठीक है, तो इतना तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हम एंगल P को एंगल E के बराबर कर चुके हैं, एंगल Q को हम एंगल F के बराबर कर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें एंगल A को एंगल D के बराबर करना है और एंगल B को जो है एंगल E के बराबर करना है। तो अभी आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है और ये ऑलरेडी इसके बराबर है। ये E जो है ऑलरेडी P के बराबर है और E को B के बराबर करना है। तो इसका मतलब हमारा जो एम है वो क्या है कि हम B को अगर P के बराबर कर दें, अगर इन दोनों एंगल को बराबर कर दें, कौन कौन से, अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए, अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो ये एंगल तो इसके बराबर ऑलरेडी है, तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये जो प्रूफ करना है ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से बताता हूं क्या करना है कि B को हमें E के बराबर करना है, ये हमारा प्रूफ है। E ऑलरेडी P के बराबर है, ये हम इतना तो कर चुके हैं, E को P के बराबर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो P अगर अब B के बराबर हो जाए, P अगर अब B के बराबर हो जाए तो हमें जो चाहिए कि B और E बराबर है वो हमें मिल जाएगा। तो हमारा अब जो एम है वो कहां तक सिमट के बैठ गया, हमारा एम सिमट के बैठ गया कि हमें B को जो है बस P के बराबर करना है। किसी की तरीके से हमें एंगल B को P के बराबर करना है। सेम अब ये देखो, एंगल Q एंगल F के बराबर है और एंगल C को हमें एंगल F के बराबर करना है। एंगल C को हमें एंगल F के बराबर करना है और एंगल F एंगल Q के बराबर ऑलरेडी है। इसका मतलब हमें करना क्या है कि हमें एंगल C को एंगल Q के बराबर करना है, हमें एंगल C को एंगल Q के बराबर करना है। तो हमारा दूसरा एम ये है। समझ में आया? तो हमारा जो एंगल C इक्वल टू एंगल F है ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि एंगल C एंगल F के बराबर ये हमें करना है, एंगल Q एंगल F के बराबर ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल C को अगर एंगल Q के बराबर हम कर देंगे तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो अभी तक ये दो गोल हमारे सामने आ गए। ठीक है, और तीसरा गोल तो एकदम क्लियर दिख ही रहा है कि एंगल A को एंगल D के बराबर हमें करना है। तो ये तीन गोल जो मैं अब लाइन से लिख रहा हूं, क्या क्या तीन गोल हैं यहां आपको दिख रहा है, क्या क्या गोल हैं। एंगल A को हम एंगल D के बराबर हमें करना है। ठीक है, अब आप हर चीज भूल जाओ, इन तीन गोल को आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो तीन गोल आपको दिख रहे हैं, इन तीन गोल को आपको ध्यान रखना है और यही हमारा अब अल्टीमेट गोल बचा। ठीक है, इस ये जो गोल था हमारा, इस गोल को हमने इस तरीके से छोटा कर लिया। ठीक है, अब ये भी किसी काम का नहीं है हमारा। हमें क्या करना है, हमें एंगल B को एंगल P के बराबर करना है, एंगल C को एंगल Q के बराबर करना है, एंगल A को एंगल D के बराबर करना है। अब मैं अगर गोल को और छोटा करूं, एंगल B अगर एंगल P के बराबर करना है, एंगल C अगर एंगल Q के बराबर करना है, एंगल A अगर एंगल D के बराबर करना है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बात समझ में आई? अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या हो गया, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो तीनों एंगल तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए तो ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से इक्वल करना मैं आराम से कर लूंगा। ये डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। अल्टीमेट गोल क्या हुआ? अल्टीमेट गोल अब क्या बचा? अब गोल क्या बचा कि ट्राइंगल एबीसी को मुझे क्या करना है? इक्वल एकदम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किसके? ट्राइंगल डी पी क्यू के। ठीक है, अब मुझे इतना सा अगर मैं काम कर दूं तो मैंने ये जो प्रूव है उसको यहां रख लिया। ठीक है, चलो अब हम इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में सोचते हैं। देखो, तो अब अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट मुझे प्रूव करना है तो कॉन्ग्रुएंसी के आपने रूल्स पढ़े हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? या तो आप तीनों एंगल को इक्वेट कर दो या तीनों साइड को एकदम इक्वल प्रूव कर दो। इस तरीके से जो है कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल्स हमने 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, और जैसा कि मैं यहां देख पा रहा हूं इस पूरे गिवन में कहीं पर भी एंगल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, एंगल मुझे कहीं से भी कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। एंगल के रिलेशन तो मुझे प्रूव करने हैं। ठीक है, तो गिवन मेरा इस चीज में हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन गिवन में जो है क्या दिया हुआ है? साइड के कुछ रिलेशन दिए हुए हैं। एंगल्स के जो ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी जो साइड्स हैं उनके रिलेशन मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से मुझे क्या करना होगा? मुझे एस 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 वाली जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है, एस 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 वाला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो कहीं ना कहीं से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंगल तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है अगर मुझे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो। ठीक है, साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर बात करूं तो ये वाली साइड इसके बराबर ऑलरेडी है, ये वाली साइड इसके बराबर ऑलरेडी है। ठीक है, बनाई ही हमने ऐसी है कि डीपी जो है वो AB के बराबर है और जो DQ है वो AC के बराबर है। दिख गई चीजें? दिख गई एकदम क्लियर? तो अब आपको ये क्लियरिटी भी आ गई होगी कि अगर मुझे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी करवानी है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी करवानी है तो मेरा अल्टीमेट गोल जो है वो अब सिमट के क्या रह गया कि अगर मैं BC को PQ के बराबर करवा दूं, किसी भी तरीके से BC को अगर अब मैं PQ के बराबर करवा दूं तो मेरा अल्टीमेट गोल पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा अल्टीमेट गोल क्या बचा? अब मुझे ये कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव नहीं करनी, अब मुझे सिर्फ BC को PQ के बराबर करना है। ठीक है, चलो और छोटा कर लेते हैं हमारे गोल को। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव नहीं करनी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ क्या चीज कमी पड़ रही है? 2 साइड ऑलरेडी बराबर हैं, बस ये तीसरी साइड को हमें इक्वल करना है तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो अल्टीमेट गोल बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा कि भैया BC को हम किसी तरीके से क्या कर दें? PQ के बराबर कर दें। ये हमारा अल्टीमेट गोल बचा। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आधी कर दी है, तो अब मैं क्या करता हूं? अब इस आधी से क्या करता हूं? पूरी थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। कहां? अब सीधे तरीके से रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, कि मान लो किसी तरीके से हम BC और PQ को इक्वेट कर पाए, मान लो किसी तरीके से हम BC और PQ को इक्वेट कर पाए तो हमारी जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? BC हो गया PQ के बराबर, AB हो गया DP के बराबर, AC हो गया DQ के बराबर। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं। एकदम कॉन्ग्रुएंट का मतलब है तीनों की लेंथ भी बराबर है, तीनों का एंगल भी बराबर है। इसका मतलब एंगल A एंगल D के बराबर है, ये चीज प्रूफ। इसका मतलब एंगल B एंगल P के बराबर है, ये चीज तो हम कॉन्ग्रुएंसी में बता ही सकते हैं, एंगल B एंगल P के बराबर है। और एंगल P ऑलरेडी एंगल E के बराबर है ही। ठीक है, एंगल P जो है एंगल E के बराबर ऑलरेडी है ही, क्योंकि पैरेलल प्रूफ करने में यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एंगल P अगर एंगल E के बराबर है और एंगल B एंगल P के बराबर कर चुके हैं तो आपस में ये दोनों भी बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसी तरीके से क्या होगा कि एंगल C एंगल Q के बराबर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर चुके हैं, तो एंगल Q एंगल F ऑलरेडी बराबर हैं, तो C और F बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो B और E बराबर हो गए, C और F बराबर हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल A एंगल D के बराबर तो ऑलरेडी है। तो ये जो प्रूफ हमने शुरू में लिखा था इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि अगर हम BC और PQ को बराबर कर दें
तो किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और प्रूफ हमारा इजी हो जाएगा। समझ में आया? तो अल्टीमेट गोल हमने क्या उसको कर लिया। अब हमारा अल्टीमेट गोल है कि BC और PQ बराबर हो जाए, तो उसके बारे में अब हमें सोचना है। ठीक है, तो इस थ्योरम में सिर्फ यही चीज सोचना है कि BC और PQ बराबर कैसे होंगे। ठीक है, तो यहीं पे सिर्फ अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है कि BC और PQ बराबर कैसे होंगे। ठीक है, अब हम डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, तो ये PQ जो है DE और DF को काट रहा है, और AB जो है वो DP के बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है। इसका मतलब जो BC लाइन है उसका कहीं पे भी कोई रोल हमें दिखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं पे भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है BC का हमें कहीं कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। अगर हम सब जगह ध्यान दें तो BC का हमें सिर्फ एक रिलेशन दिख रहा है, वो क्या है? BC सिर्फ यहां पे हमें दिख रहा है। कहां दिख रहा है? यहां पे, यहां हमें दिख रहा है कि BC अपॉन EF जैसी कोई टर्म है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। BC को हमने देखा, BC कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रखा है, BC सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है जो गिवन में है, BC अपॉन EF। ठीक है, तो अगर मुझे मैं उल्टा चल रहा हूं, ठीक है, उल्टा चल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, ये मत बोलना कि आपने ये स्टेप लिख कैसे दी, मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं चीजें कि BC को मुझे PQ के बराबर करना है, ये मुझे करना है। ठीक है, ये मुझे करना है, और ये मुझे दिया हुआ है BC अपॉन EF। तो BC अगर PQ के बराबर होता है, अगर BC PQ के बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मुझे इक्वेट क्या करना है? PQ अपॉन EF। तब जाके मुझे पता है कि EF से EF कट जाएगा और BC और PQ बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया? मैंने लिखा क्या? गिवन मुझे दिया हुआ है BC अपॉन EF, मतलब कहीं ना कहीं से यही वाली टर्म जो है मुझे हेल्प करेगी BC और PQ को बराबर करने के लिए। इस टर्म को मैंने लिखा। अब BC ऊपर है तो मैंने बताया कि BC को अगर PQ के इक्वेट करना है, मतलब इस टर्म को इस टर्म के इक्वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमारा अब गोल कहां आके सिमट गया? इस रिलेशन पे। ठीक है, कि BC अपॉन EF को हम PQ अपॉन EF कैसे कर दें। ठीक है, मतलब ये देखो, ये BC है, तो अब हमारा गोल क्या आया कि BC अपॉन EF को हम PQ अपॉन EF कैसे कर दें। ठीक है, समझ में आया कि हम PQ अपॉन EF तक कैसे पहुंचे? PQ अपॉन EF तक हम कैसे पहुंचे, समझ में आया कि BC PQ के इक्वल करना है, और BC की सिर्फ BC अपॉन EF वाली टर्म हमें दिख रही है तो वो मैंने ली, और BC के इक्वल में PQ करा तो PQ के अपॉन में EF वाली टर्म कहीं ना कहीं पिक्चर में आएगी, तो मुझे जो है BC मिल पाएगा। ठीक है, तो अब हमारा गोल क्या आया कि हमें PQ अपॉन EF का कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। कौन सा? PQ अपॉन EF का मुझे कोई ना कोई रिलेशन चाहिए। कौन सा रिलेशन चाहिए? PQ अपॉन EF का। ठीक है, तो PQ अपॉन EF को जब मैंने देखा तो मेरी नजर एक जगह और गई। किस तरीके से नजर गई मेरी नजर इस तरीके से गई कि ये रहा क्या? DP Q, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये रहा ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये रहा एक बड़ा वाला ट्राइंगल DEF। ये दोनों ट्राइंगल हैं, और इसमें मुझे PQ अपॉन EF मतलब बेस अपॉन बेस का रिलेशन कहीं ना कहीं मिल सकता है। PQ अपॉन EF मुझे चाहिए तो मुझे बेस अपॉन बेस का रिलेशन, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली, इसमें PQ है तो इसमें EF है, तो कहीं ना कहीं से इन दो ट्राइंगल से मुझे क्या रिलेशन मिल सकता है? PQ अपॉन EF। ये रिलेशन मुझे कैसे मिल सकता है? इन दोनों ट्राइंगल से मिल सकता है। DPQ PEF, ये D है ना, DEF। ठीक है, तो मेरी नजर गई इन दोनों ट्राइंगल पे, है ना। और मुझे ये भी पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड का प्रोपोर्शन का कहीं ना कहीं रेशो मुझे देखने को मिलता है। मतलब PQ अपॉन EF मुझे कब देखने को मिलेगा? जब ये दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलर कर दूं।
अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर कर दिया तो इसकी तीनों साइड का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर हो जाएगा, मतलब dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df इक्वल टू pq अपॉन ef। तो pq अपॉन ef पिक्चर में कब आएगा, जब इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। समझ में आई इतनी बात? ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि हम pq अपॉन ef तक कैसे पहुंचे। bc को pq के इक्वल करना था, ये हमारा डिस्कशन हो चुका कि अल्टीमेट गोल हमारा ये है, ठीक है। अब ये हमारा अल्टीमेट गोल है, तो BC अपॉन EF हमें सिर्फ दिख रहा है जो हमें BC तक ले जाएगा, तो BC अपॉन EF को हमने लिखा। अब BC को अगर PQ के इक्वल करना है, मतलब BC अपॉन EF को अपन को PQ अपॉन EF के बराबर करना है, मतलब कहीं ना कहीं हमें इस टर्म के साथ खेलना है, PQ अपॉन EF। तो जब मैंने PQ अपॉन EF देखा, मतलब मैंने PQ एक बेस देखी, EF एक बेस देखी, तो मेरी नजर इन दो ट्राइंगल्स पे गई, एक ये छोटा एक बड़ा ट्राइंगल। तो मुझे अब रिलेशन चाहिए PQ अपॉन EF का। तो ये रिलेशन तो कैसे आता है, जब दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर देते हैं तो साइड का रेशो प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। तो अब मेरा फोकस क्या है कि मैं इनको सिमिलर प्रूफ करूं। सिमिलर प्रूफ करने के बाद PQ अपॉन EF निकालूं कि क्या आएगा, ठीक है। चलो वो निकालते हैं। तो अब अगर मुझे इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो मुझे सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता है कि एंगल E जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल Q जो है एंगल F के बराबर है। बात समझ में आई? एंगल P एंगल E के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है। क्यों है? दोनों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। एंगल Q एंगल F के बराबर है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, ठीक है। और एंगल D तो दोनों में कॉमन है, मतलब ये हुआ तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो अभी हम प्रूफ करके बैठे हैं कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। प्रूव हो गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कोई डाउट नहीं है। तीनों एंगल को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया है, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये बात भी पक्की है कि PD अपॉन DE इक्वल टू PD अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF, DQ अपॉन DF इक्वल टू PQ अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF। ये मैं लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया कि हाँ ये मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ये मैं लिख सकता हूं। तो मुझे टर्म का रिलेशन आ गया। कौन सी टर्म मिल गई मुझे कौन सी टर्म मिल गई? मुझे ये चाहिए था PQ अपॉन EF, ये मुझे मिल गया। और यहां ऑलरेडी मेरे पास है क्या? BC अपॉन EF। ये है BC अपॉन EF, ये है PQ अपॉन EF, और दोनों को मुझे इक्वल करना है। क्या करना है? दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है। मेरा अल्टीमेट गोल खत्म हो जाएगा। BC अपॉन EF, PQ अपॉन EF को मुझे बस इक्वल करना है, मेरा अल्टीमेट गोल खत्म हो जाएगा। अब देखो समझ में आया ये सारी चीजें? बस माइंड में ही ये सारी चीजें करनी है, अभी अपन को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आ गए हैं हमारे पास, इन सारी चीजों को हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो देखो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमारे काम हो चुके हैं, ठीक है। BC अपॉन EF यहां इक्वल में सारी चीजें दिख रही हैं, PQ अपॉन EF के इक्वल में सारी चीजें दिख रही हैं। तो इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो कहीं ना कहीं से ये चीजों में से या इन चीजों में से कुछ ना कुछ इक्वल करना पड़ेगा। और मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, यहां है AB, यहां है PD, ये है AB, ये है PD, दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल हैं। क्या क्या? ये है AB, ये है PD, आपस में दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। मतलब मैं यहां लिख दूं ये AB अपॉन DE, ये लिखा मैंने AB अपॉन DE, ठीक है। यहां से लिखा मैंने PD अपॉन DE, ठीक है। चलो पहले यही लिख देता हूं, AB अपॉन DE क्या है? BC अपॉन EF, ये है। मैंने कहां से लिखा? यहां से लिख दिया, ठीक है। अब वहां से लिखता हूं क्या कि PD अपॉन DE किसके इक्वल है? PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF। हो गई बात, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। अब एक बात मुझे बताओ,
ये रहा ए बी, ये रहा पी डी, दोनों आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। कैसे? ये ए बी है, ये पी डी है, हमने पी डी को जो है इसी तरीके से कट किया है कि ए बी के बराबर हो, ठीक है। चलो, तो ए बी और पी डी अगर बराबर हैं और डिनोमिनेटर में डी ई डी तो दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, इजीली हो गई, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, ये हमारा रिलेशन आ गया। जो हमारा अल्टीमेट गोल था यही था। वैसे तो अल्टीमेट गोल ये है, लेकिन अगर हम यहां तक पहुंच गए तो उसके बाद तो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल सी सब बराबर कैसे करेंगे। चलो कर देता हूं, वो भी एक बार और कर देता हूं। कैसे? कि ई एफ से ई एफ कैंसिल, बचा क्या? बी सी इक्वल टू पी क्यू। तो बी सी इक्वल टू पी क्यू ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ए बी इक्वल टू पी डी ऑलरेडी मैंने इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है। ए सी इक्वल टू डी क्यू ऑलरेडी मैंने इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है। तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गए हैं। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गए हैं, देखो पूरा हटा देता हूं अब। ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव हो गए हैं तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया, ठीक है। एंगल बी एंगल पी के बराबर हो गया। एंगल बी एंगल पी के बराबर प्रूव हो चुका है। एंगल पी एंगल ई के बराबर है, ये हम ऑलरेडी लिख के बैठे हैं। तो ये एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया। दो एंगल बराबर प्रूव हो गए, ठीक है। एंगल सी एंगल क्यू के बराबर प्रूव हो गया है बाय कॉन्ग्रुएंसी। एंगल सी एंगल क्यू के बराबर प्रूव हो चुका है। एंगल क्यू एफ के बराबर हो चुका है। ये एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर प्रूव हो गया। तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, यही हमारा अल्टीमेट गोल था। पूरा माइंड मैप अब समझ में आया होगा किसका? एस एस एच सिमिलरिटी का। इसका जो थ्योरम है इसको प्रूव कैसे करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम और भी आगे की थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। कौन सी है आगे की? इसका अगर प्रूफ देखना हो, देखो प्रूफ स्टेप बाय स्टेप लिखना वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हर जगह आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वहां आप कहीं से भी देख सकते हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आपके पूरे दिमाग में ये प्रूफ बैठ जाए कि हम कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर BC को मुझे PQ के बराबर करना है तो क्यों करना है ये मुझे क्या हो, पता हो। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली मैं कोशिश करने लग जाऊं कि चलो पहले कुछ करूं, पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं। पहले इसको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा तो मेरे को वजह ही नहीं पता होगी कि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर क्यों रहा हूं, ठीक है। अगर आप स्टेप्स देखोगे कहीं पे भी सॉल्यूशन में तो सिर्फ यही दिक्कत होती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये स्टेप अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन स्टेप्स का लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिर देखने की भी जरूरत नहीं है, वो बच्चा ऑलरेडी पूरी स्टेप अपने आप लिख देगा, ठीक है। दिक्कत बस यही होती है कि जो सॉल्यूशन होता है हम उसको उसी तरीके से देखते हैं, लॉजिक नहीं समझते, तो वो सॉल्यूशन फिर बच्चों को याद करना पड़ता है, ठीक है। और इतने बड़े सॉल्यूशन याद करना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है कि अब अगली स्टेप क्या होगी, ठीक है। यकीन ना आए तो यही करना, किसी भी अपने या तो खुद प्रैक्टिस करना या दोस्तों से पूछना थ्योरम वो किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, वो स्टेप्स को जो है याद करते हैं और कहीं ना कहीं तो वो अटक ही जाते हैं कि यार अब अगली स्टेप क्या होगी। और रीजन सिर्फ यही होता है कि इस तरीके से उनका माइंड मैप तैयार नहीं रहता है कि कोई भी चीज, कोई भी स्टेप अगर वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उनको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से थ्योरम जो है अब कभी भी इसका प्रूफ करना भूलोगे नहीं, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन ये रहा, इस तरीके से आपको स्कूल में लिखना है, ठीक है। इतना बड़ा सॉल्यूशन है और सारे जो नाम हैं वो एक जैसे होते हैं, कहीं AB लिखा है, कहीं PD लिखा है, कहीं DC, बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से जो स्टेप्स हैं उनको याद करना, ठीक है। तो माइंड मैप बहुत जरूरी है कि हम कोई भी चीज कर क्यों रहे हैं। अब अगर आप इसकी सारी स्टेप्स देखोगे तो अब आपको दिमाग में क्लियर होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। देख लेते हैं, ये गिवन है, लिख दिया, प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, तब जाके ये सिमिलर प्रूव होंगे, वो लिख दिया। कंस्ट्रक्शन भी सबको पता है कि हाँ AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF लेस देन 1 होना चाहिए, और जो DP है वो AB के बराबर कट करो, DQ को AC के बराबर कट करो और PQ को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन सबको पता है,
ठीक है। अब प्रूफ हम यहां से करना शुरू होते हैं। कैसे होता है, ये हमें दिया होता है, ठीक है, dp अपॉन de dq अपॉन df हम लिख देते हैं, क्योंकि ab इक्वल टू dp है और ac इक्वल टू dq। अब ये ऐसा लग रहा है कि मैं याद कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ते हैं कि पहले हमें ये लाइन लिखनी है। अच्छा, अब AB को जो है वो DP से रिप्लेस कर देना है, BC को जो है AC को जो है DQ से रिप्लेस कर देना है। क्यों कर देना है, कोई लॉजिक नहीं पता है, बस आगे देखेंगे क्या होता है, इस तरीके से करते हैं। सो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ पैरेलल टू EF, ठीक है। अब बच्चों को क्या है, डायरेक्टली ये बता दिया जाता है कि आपको इसको इक्वेट करना है, क्या, पैरेलल प्रूफ करना है। इस स्टेप तक बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि भैया पैरेलल प्रूफ करना क्यों है, ठीक है। तो सिर्फ पैरेलल प्रूफ करना क्यों है ये नहीं पता होता है, तो कभी कभी ये बच्चा ये स्टेप भी मिस कर देगा, ठीक है। फिर आगे चलेगा, फिर एंगल P और एंगल E को इक्वेट करेगा, एंगल Q एंगल F को इक्वेट करेगा, दोनों ट्राइंगल्स को फिर सिमिलर प्रूफ करेगा। बच्चा पहले क्या कर चुका है, पैरेलल प्रूफ कर चुका है, उसको कोई आइडिया नहीं है क्यों किया है। फिर बच्चे ने क्या है, सिमिलर दोनों ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया है, कोई आइडिया नहीं है कि उसका यूज कहां है, ठीक है। बच्चा क्या करके बैठा है, बच्चा BC और PQ को इक्वेट करके बैठा है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि ये उन्होंने क्यों किया, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर बोलते हैं हाँ अब जो है AB जो है DP के बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है, BC जो है PQ के बराबर है, तो अब दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अब अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए तो तीनों एंगल जो है बराबर हो गए, और अब जाके जो है जो गिवन ट्राइंगल्स हैं वो इक्विएंगुलर है, मतलब सिमिलर है। तो लास्ट में जाके चीजें क्लियर होती हैं कि हम पहले क्या कर रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर यहीं कहीं उलझ के बैठ गया ना, तो फिर वो जो है स्टेप्स को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो दिक्कत सिर्फ ये होती है इस तरीके से पढ़ने में। लेकिन जब हम हमारे दिमाग में जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो थ्योरम का एक एक चीज बहुत अच्छे से हमें क्लियर रहती है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम पे हम चलते हैं, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, देख लो आप लोग, इस तरीके से आपको स्कूल में लिखना है, ठीक है। चलो, तो थ्योरम थर्ड अब हम देखते हैं, SAS सिमिलरिटी, ठीक है, SAS। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बार नजर मारते हैं कि one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle। मतलब ये दो अगर ट्राइंगल हैं तो इनका एक एंगल जो है बराबर है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिया हुआ है ना। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इस एंगल की जो साइड्स हैं, मतलब ये दोनों साइड से मिलके ये एंगल बना है, इसमें ये दोनों साइड से मिलके ये एंगल बना है, तो ये एंगल अगर बराबर है और जो दो साइड्स हैं इस एंगल में जो इंक्लूड हैं वो अगर प्रोपोर्शनल है, ठीक है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो गिवन कहां तक है, यहां तक हमारा गिवन दे रखा है, और गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन की अगर हम बात करें, गिवन में हमें दिया हुआ है इसमें एंगल A तो एंगल D के बराबर है, ये दिया हुआ है, और दोनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो कौन कौन सी, AB अपॉन DE, ये बराबर है किसके, AC अपॉन DF, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया, ठीक है। SAS सिमिलरिटी है, मतलब एक एंगल है और दो साइड का रेशो बराबर है। इसका मतलब एंगल A एंगल D बराबर है, और इस एंगल में जो दो साइड इंक्लूडेड हैं दोनों ट्राइंगल्स में, उनका रेशो बराबर है, मतलब AB अपॉन DE AC अपॉन DF जो है बराबर है। तो ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे प्रूव होगा, तीनों एंगल्स बराबर होंगे और जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स हैं उनका रेशो जो है प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, या तो हम ये प्रूफ कर दें कि तीनों ही एंगल बराबर हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। या तो हम ये प्रूफ कर दें, ठीक है, या हम क्या प्रूफ कर दें कि AB अपॉन DE
ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये तो हमें दिया ही हुआ है, लेकिन ये तीसरी के भी क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमने प्रूफ कर दी तो हमारे जो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर है, क्योंकि ये जो थ्योरम से हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कौन सी, एंगल 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 बाय एंगल 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 सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, या फिर तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, प्रोपोर्शनल में हैं, तो हम सिमिलरिटी प्रूफ कर सकते हैं। अभी पिछली दो थ्योरम में हमने यही देखा। ठीक है, तो चलो ये है हमारा क्या, टू प्रूफ। तो हमारा तरीका तो वही है। ठीक है, हमारा तरीका क्या है कि हम प्रूफ को देखते हुए सिमिलरिटी को पूरे अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ इसमें क्या करना है कि तीनों एंगल बराबर हो, मतलब एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी, एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी, एंगल एफ के बराबर हो, जिसमें से एक रिलेशन तो दे ही रखा है, कौन सा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। ये तो क्या है, गिवन। ठीक है? ठीक है। अब जैसे कि हम ऑलरेडी दो सिमिलरिटी प्रूफ कर चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हमें उसमें समझ में आ चुके हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हमें पता है। ठीक है, तो उसी में से सबसे पहले जो है हमने सेकंड थ्योरम में जो कंसेप्ट उठाया था, जल्दी से हम वो कंसेप्ट उठा लेते हैं ताकि हम जल्दी से जो है चीजें समझ जाएं। ठीक है, क्या कंसेप्ट था, हमने क्या किया था कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई दिया हुआ है, ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है, ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है ना। तो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम कैसा करते हैं कि डीपी को हम ए बी के बराबर काटते हैं और ए सी को हम डी क्यू के बराबर कट करते हैं, है ना। जो डी क्यू हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो ए सी के बराबर है, और जो डीपी कंस्ट्रक्शन किया है वो ए बी के बराबर है ना। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बी की जगह डीपी रख देते हैं और एसी की डी क्यू की जगह एसी को रख देते हैं। मतलब इस रिलेशन में क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम क्या करेंगे कि ए बी को हम डीपी से रिप्लेस कर सकते हैं, ये ए बी को हम डीपी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये डीपी आ जाएगा, और डीई को तो हम ऐसा ही रखेंगे इक्वल टू एसी। एसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये एसी है, इसकी जगह डी क्यू रख सकते हैं, डी क्यू रख देंगे। ये हमने सेकेंड थ्योरम में प्रूफ में किया था। ठीक है, क्यों किया था वो भी मैंने बताया था कि क्यों किया था हमने ये। जैसे ही हम ये लिखते हैं dp अपॉन dE dq अपॉन df, हमें दिख जाता है कि अब हम इस ट्राइंगल में क्या लगा सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। बीपीटी हम इस ट्राइंगल्स में अब लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे कि dp अपॉन dE, छोटी लाइन अपॉन पूरी बड़ी लाइन, यहाँ की छोटी लाइन अपॉन पूरी बड़ी लाइन, dp अपॉन dE इक्वल टू dq अपॉन df। सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू EF। ये तो हम आसानी से प्रूव कर देंगे, ऑलरेडी काफी बार कर चुके हैं। क्या PQ और EF को पैरेलल करना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, जैसे ही हमें ये सारी चीजें दिखी, हम क्या करना, प्रूफ कर दिया हमने कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है। ये तो हम आसानी से प्रूव कर देंगे। कैसे कि AB अपॉन DE दिया हुआ था, AC अपॉन DF दिया हुआ था, और हम AB के इक्वल में ही DP काटते हैं ताकि हम थेल्स थ्योरम लगा सकें। उस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। तो AB की जगह हमने DP रख दिया, AC की जगह हमने DQ रख दिया, और इनका जो रिलेशन है अब ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से ही लिखा हुआ है। और अगर ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से लिखा है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PQ जो है वो EF के पैरेलल है। ये डिस्कशन हम इस लेक्चर में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो हम कहां तक पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, मान लो हम पहले कोशिश करते हैं कि हम एंगल 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 प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि तीनों एंगल अगर बराबर हो गए, मतलब एंगल ए तो एंगल डी के बराबर दिया ही हुआ है, हमें सिर्फ अब इतना करना है कि ये जो एंगल बी है ये एंगल ई के बराबर हो जाए। ठीक है, एंगल बी है जो वो एंगल ई के बराबर हो जाए, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो पूरा हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया हुआ है, एंगल बी को हमें एंगल ई के बराबर करना है, एंगल सी को हमें एंगल एफ के बराबर करना है। ठीक है, और अगर हम इतना प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं,
इतना हम प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो जैसे ही हमें ये दिखता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, हमें साथ में ये भी दिखने लगता है कि ये P जो एंगल है ये E के बराबर है और ये Q जो एंगल है ये F के बराबर है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल P जो है एंगल E के बराबर है, एंगल Q जो है एंगल F के बराबर है। ठीक है, तो अब वही कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट कि B को हमें E के बराबर करना है, B को हमें E के बराबर करना है और E जो है ऑलरेडी P के बराबर है। B को हमें E के बराबर करना है और P जो है ऑलरेडी E के बराबर है। तो हम किसी भी तरीके से अगर B को E के बराबर कर दें, अगर B और P को हम बराबर कर दें, P और E ऑलरेडी बराबर हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, B जो है वो E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी सब कुछ क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हो गया, ये थ्योरम्स भी हमने अप्लाई कर दी। ठीक है, ये PQ जो है वो पैरेलल है, ये भी हम प्रूव कर चुके, PQ जो पैरेलल है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि B को हमें E के बराबर करना है, C को हमें F के बराबर करना है, एंगल A एंगल D ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें करना है। और हम कर क्या सकते हैं, हम E को जो है P के बराबर इजीली कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। Q को जो है हम F के बराबर इजीली कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। तो ये अगर पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमें B को E के बराबर करना है और जो E है वो ऑलरेडी P के बराबर है, तो किसी भी तरीके से अगर हम एंगल B को P के बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरीके से उस साइड C को हमें F के बराबर करना है और F क्या है, Q के इक्वल है। तो C और Q अगर बराबर हो गए तो हमारा अल्टीमेट गोल पूरा हो जाएगा। तो हमें जो है ट्राइंगल सिमिलर करने थे और हम अभी कहां तक पहुंचे कि हमारा अल्टीमेट एम अब क्या बचा कि एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर हो जाए और एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर हो जाए। मतलब ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल तो आपस में इक्वल है ही। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें एकदम इक्वल हो जाए। साथ में हमें ये भी पता है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज प्रूव कर दें, कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, क्या बोला मैंने, कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देते हैं तो मतलब ये जो ट्राइंगल है बिल्कुल इसका फोटोकॉपी हो जाएगा, एकदम शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, जिसमें एंगल B एंगल P के बराबर रहेगा, एंगल C एंगल Q के बराबर रहेगा, एंगल A एंगल D के बराबर रहेगा और तीनों साइड जो है, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर और नीचे वाली साइड के बिल्कुल बराबर प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या आया कि ट्राइंगल ABC को जो है हमें क्या करना है, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके, एंगल DPQ के। तो अब हमारा गोल क्या रह गया, ये रह गया। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या हमें दिया हुआ है उस चीज को ध्यान से देखो कि DP जो है वो AB के बराबर, हमने कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से किया है। DQ को हमने AC के बराबर कंस्ट्रक्शन ही इसी तरीके से किया है और एंगल A जो है वो एंगल D के ऑलरेडी बराबर है। ठीक है, तो दो साइड हमारे पास इक्वल है, एक एंगल हमारे पास इक्वल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हमारा अल्टीमेट गोल अब यही बचा था, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब वापस से उल्टा करता हूं, क्या करता हूं, जैसे ही ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए। ठीक है, जैसे ही ये ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो अब एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर हो गया, एंगल C जो है एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एंगल्स बराबर हो गए। देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अब हमने क्या कर दिया है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट तो मैंने प्रूव कर दिया है सबसे पहले। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम कैसे आगे बढ़ेंगे थ्योरम में, अगर सीधी तरीके से चले तो
सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी एंगल ए एंगल डी के बराबर है, दोनों साइड आपस में बराबर है, कॉन्ग्रुएंट सीधा सीधा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करना था, इसलिए मैंने थोड़ा उल्टा आपको बताया पहले कि कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव करना था। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट हमने जैसे ही प्रूव किया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि पैरेलल लाइंस हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स लगा के। पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, मतलब एंगल ए जो एंगल डी के बराबर है दिया हुआ है, एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल बी एंगल पी के बराबर हो गया, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया बराबर। ठीक है, अब अगर कन्वर्स है तो एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल क्यू के बराबर एंगल एफ है। बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, ये एंगल इसके भी बराबर है, ये एंगल इसके भी बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। और जब तीनों ही एंगल आपस में बराबर हो गए, मतलब ये जो हमें प्रूव करना था ये हम पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे ही हम एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो पूरी का जो थ्योरम है उसकी हर एक स्टेप हमारे अब माइंड में होती है कि हमें क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, एक बार आपने इस तरीके से तीनों थ्योरम पढ़ ली तो आप कभी भी जो है किसी भी स्टेप में नहीं अटकेंगे, क्योंकि आपको हर स्टेप का लॉजिक अब पता है कि मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें लगेंगी जो मैं अपने जो स्टेप्स हैं उनमें पहले से इकट्ठा करके रख लूं। ठीक है, तो ये था हमने जो तीनों यहाँ की सिमिलरिटी की थ्योरम्स थी उनको हमने बहुत अच्छे से प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन देखना हो तो सेम इस तरीके से सॉल्यूशन है जैसे अपन को स्कूल में लिखना है। ठीक है, ये स्टेप्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी, लेकिन मेन क्या था, पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में छप जाए, वो चीज मैंने आपके लिए कर दी है। ठीक है, चलो तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर। क्या दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, PQ जो है वो RS के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन से सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ कैसे होगा, या तो आप तीनों एंगल को बराबर करो, या तीनों साइड का प्रोपोर्शन सेम हो, वो एस लगा सकते हो, या तीनों एंगल बराबर कर सकते हो, ए लगा सकते हो, या तीसरा हमने पढ़ा था साइड एंगल, साइड जो एंगल है वो बराबर हो, जो दोनों साइड हैं जो उस एंगल को बना रही हैं वो प्रोपोर्शन में हो। तो इन तीनों सिमिलरिटी में से कोई एक चीज यहां पे लगनी चाहिए, तभी जो है ये सिमिलर प्रूफ होगा। ठीक है, सोचो एक बार क्या चीजें लग रही हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोच के देखो एक बार। ठीक है, खुद से करोगे अपने आप सारी चीजें अब दिखने लगेंगी। ठीक है, चलो मैं करता हूं। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, मैं एक काम करता हूं और आसानी के लिए मैं इस डायग्राम को ऐसा बना देता हूं। ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, ये यहां जाके कनेक्ट हो गया है, ये यहां जाके कनेक्ट हो गया है। इस डायग्राम को मैंने बड़ा बना दिया है। ठीक है, ये है अपना PQ और ये है RS। ठीक है, अब बहुत अच्छे से चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सीधा सीधा दिख गया होगा। अब क्या दिख गया होगा कि ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये हमारे जेड एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जेड एंगल्स, ये वाला एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे, दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल होती है तो ये जो जेड एंगल होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये अल्टरनेट हैं और इंटीरियर एंगल्स है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस तरीके से बराबर होगा, ये एंगल इस तरीके से बराबर होगा। जहां पे भी जेड तरीके से फॉर्म होता है तो दो जो एंगल मिलते हैं वो बराबर होते हैं। तो दो एंगल हमने बराबर कर दिए, है ना। और एक बात का ध्यान रखना, कि ए सिमिलरिटी हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो किसी भी दो ट्राइंगल्स में
किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल है, मान लो ये एंगल x है, ये एंगल y है और इसमें भी ये x है और ये y है, तो हमें जरूरी नहीं है कि तीसरा एंगल भी इक्वल प्रूव करना पड़े, ठीक है, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा 100% बराबर होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, तो तीसरा इसमें कितना होगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे भी जो तीसरा होगा वो 180 माइनस एक्स माइनस वाई ही होगा। मतलब दो एंगल अगर बराबर हो गए तो 100% तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें तो क्या कर सकते हैं हम, तीसरा एंगल भी बराबर दिखा सकते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दो ऐसे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो दोनों एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इस केस में तो तीनों एंगल बराबर लग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा केस मिले कि जहां पे सिर्फ दो एंगल भी आपने बराबर प्रूव कर दिए तो आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है, ठीक है। चलो, तो ये तो बहुत सड़ा सा क्वेश्चन था। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है जेड एंगल, और ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर है, तो तीन एंगल हमने बराबर प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये सिमिलर है। इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, तीन में से कोई एक सिमिलरिटी प्रूव करनी होगी आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, फाइंड एंगल P इफ एंगल B इज 60 डिग्री एंड एंगल A इज 80 डिग्री। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एंगल A जो है वो 80 डिग्री है, ये एंगल जो है 80 डिग्री है, और एंगल A 80 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है। तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, एक 60 है एक 80 है, तो दूसरा कौन सा होगा? ये जो तीसरा ट्राइंगल है ये कितना होगा? 8 और 6 140 डिग्री, तो बचा कितना 40 डिग्री, 180 होते हैं तीनों, तो ये एंगल C 40 डिग्री है, ठीक है। अब देखो निकालना कौन सा है हमें, एंगल P निकालना है, ये वाला एंगल P निकालना है, ठीक है। तो अगर हम किसी तरह से इसको अगर सिमिलर प्रूव कर दें तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ बराबर होगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमारी जो लाइंस हैं उनको प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ है 3√3, यहाँ है 6√3, 3√3 से डबल है 6√3, 6 से डबल है 12, और 3.8 से डबल है 7.6, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऑर्डर पे ध्यान दे देता हूं कि कौन सी लाइन किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ, ठीक है, कितना है 6/12, ठीक है, ये डबल हो रहा है। उसके बाद AB जो है वो RQ के करस्पॉन्डिंग है, AB जो है वो RQ के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इनका रेशो क्या है 3.8/7.6, 3.8/7.6, ठीक है। मतलब AB जो है वो RQ के करस्पॉन्डिंग लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 3√3 है, ये 6√3 है, तो AC जो है वो PR के करस्पॉन्डिंग है, AC जो है वो PR के करस्पॉन्डिंग है, और इनका रेशो भी क्या होगा 3√3/6√3, ठीक है। सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, ये रेशो कितना है 1/2, ये रेशो कितना है 1/2, और ये रेशो कितना है 1/2, ठीक है। तो रेशो बराबर है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमिलरिटी बराबर है, ये तो प्रूफ कर दिया। अब बच्चे मैक्सिमम जल्दी में क्या गलती करेंगे कि यहाँ एंगल 60 डिग्री है तो इसको भी वो जो है 60 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। यहाँ एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, ये 60 कर देंगे, ये 40 है तो ये 40 कर देंगे, ये 80 है तो ये 80 कर देंगे, और यहीं पे जो है आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान देना है कि कौन सी लाइन किसके प्रोपोर्शनल या फिर करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो जो एंगल B है वो किस किस को मिलके बना रहा है, AB और BC, AB और BC मिलके जो है एंगल B बना रहे हैं, AB और BC मिलके जो है एंगल B बना रहे हैं जो कि 60 डिग्री है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो AB और BC, AB के प्रोपोर्शनल कौन सी है 3.8 है, तो इसके प्रोपोर्शनल है RQ, ये है RQ, और BC के प्रोपोर्शनल कौन सी है, ये 6 है ये 12 है, तो BC तो यही है PQ एंड PQ,
ठीक है। तो वो लाइन जो आर क्यू और पी क्यू मिलके बना रही हैं, मतलब आर क्यू और पी क्यू मिलके ये वाला एंगल बना रही हैं, मतलब ये वाला एंगल क्या है, इसके बराबर है, मतलब ये है 60 डिग्री, ना कि ये। समझ में आई ये चीज? तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरीके से देखना है, मतलब ये जो ट्राइंगल है ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसको इस तरीके से उल्टा कर दिया है, मतलब इसकी मिरर इमेज यहां पे दिख रही है। ठीक है। तो अभी देखो, अभी आरपी और पी क्यू, आरपी और पी क्यू मिलके क्या बना रहे हैं, ये है आरपी और ये है पी क्यू। ठीक है, ये है आरपी, ये है पी क्यू। ठीक है, आरपी और ये है आरपी, ये है पी क्यू। ठीक है, ये आरपी और ये पी क्यू, मतलब इस एंगल की अब बात हो रही है। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो इस एंगल की अगर बात हो रही है तो आरपी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, ये है आरपी 6√3, तो आरपी के करस्पॉन्डिंग है एसी 3√3 एसी। और पीक्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पीक्यू के करस्पॉन्डिंग तो हमने देख लिया है बीसी ही है, तो बीसी ही है। मतलब एसी और बीसी मिलके जो एंगल बना रहे हैं, एसी और बीसी, एसी और बीसी मिलके जो एंगल बना रहे हैं वो है ये एंगल, मतलब ये है 40 डिग्री। ठीक है, सेम इसको सी के अबाउट अगर रोटेट कर दें, इस ट्राइंगल को ऐसे यहां से मैंने उठा के ऐसा कर दिया, तो ये इसका इस तरीके से सिमिलर होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि अगर इस तरीके से ऐसा ट्राइंगल है, इसको घुमा के अगर ऐसा कर दिया तो सी एंगल यहां पे आएगा। ठीक है, और सिमिलरली दिख ही जाएगा, दो एंगल हमने पता कर लिए, तीसरा एंगल जो बचा हुआ 80 डिग्री है। ठीक है, इसको भी अगर चेक करना हो तो आरपी जो है वो एसी के करस्पॉन्डिंग है, तो एक लाइन होगी AC, ये आरपी जो है AC के करस्पॉन्डिंग है, और जो RQ जो है वो AB के करस्पॉन्डिंग है, तो ये AC एंड AB। तो AC और AB मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, AC और AB मिलके 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये वाला। तो ये वाला कितना हुआ, 80 डिग्री। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, इस क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान देनी थी कि कौन सी साइड किस साइड के करस्पॉन्डिंग है। हमेशा नहीं है कि फिगर ऐसा अगर बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर एंगल P है तो ये एंगल B के बराबर हो जाएगा, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। इस तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि BC अपॉन PQ, AB अपॉन RQ, AC अपॉन PR का अगर रेशो बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि BC जो है वो PQ के करस्पॉन्डिंग है, AB जो है वो RQ के करस्पॉन्डिंग है, और AC जो है वो PR के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग लाइंस पता करने के बाद आप उन दोनों के बीच का एंगल्स पता कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी इस क्लास में हमने क्या किया है, जैसे कि हम हमेशा हर चैप्टर में क्या करते हैं, हम लोग जो है थ्योरी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने फोकस किया है कि हम थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, पूरी थ्योरी जो इस चैप्टर की हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमने जो पहले लेक्चर में सिलेबस देखा था उसमें आपने देखा था कि अपना थेल्स थ्योरम है इस चैप्टर में, बीपीटी है। ठीक है, उसका कन्वर्स है, सिमिलरिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, और 3 सिमिलरिटी प्रूफ करनी थी जो हमने पूरी कर ली। तो सिलेबस के हिसाब से हमने पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बचते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ट्रायंगल चैप्टर से जिन जिन बच्चों को डर लगता होगा, अब उनको इस चैप्टर से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने बहुत अलग तरीके से जो है पूरा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आप बने रहिए प्रैक्टिस एग्जाम्पल के साथ। इसी तरीके से जो है आपकी तैयारी को पूरा हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आपके जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम हो सकें। ओके, थैंक यू।